एम्डेन मेयरहॉफ पार्नस पाथवे। और हम लोगों ने ये भी, कल भी मैंने तुमसे ये बताया था, आज दोबारा क्यों पढ़ा रहा हूँ, उसका कारण ये कि कल आपने ध्यान से सुना नहीं और टॉपिक बड़ी मुश्किल से हो जाता है। ईएमपी पाथवे, और इसको बहुत फास्ट निकालना है, टाइम वेस्ट मत करना। ईएमपी पाथवे को 3 लोगों ने डिस्कवर किया, एक कौन, एम्डेन, और एक कौन, मेयरहॉफ, और तीसरा कौन, पार्नस। एम्डेन मेयरहॉफ पार्नस पाथवे, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एम्डेन मेयरहॉफ पार्नस पाथवे। और इस पाथवे में ग्लूकोज से बनता है पायरुविक एसिड। क्या बनता है, पायरुविक। और ग्लूकोज में कितने कार्बन, 6, पायरुविक एसिड में 3, इसलिए कितने मोल, 2 मोल। कितने स्टेप का प्रोसेस है, 10। 10 स्टेप का प्रोसेस है। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म, क्योंकि बेटा रेस्पायरेशन 2 ही जगह हो सकता है, या तो साइटोप्लाज्म या तो माइटोप्लाज्म। एक कहाँ पर, साइटोप्लाज्म, दूसरा। तो ये प्रोसेस या तो साइटोप्लाज्म में हो सकता था या माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहाँ हुआ, क्योंकि कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, याद है। रेस्पायरेशन करने के लिए 2 तरीके की जरूरतें हैं, या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस या तो ऑक्सीजन की एब्सेंस। और मैंने बोला था एक कौन सी जगह, साइटोप्लाज्म, याद आया। और एक कौन सी जगह, माइटोकॉन्ड्रिया, पढ़ाया था मैंने। और मैंने बोला था साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में अगर कोई रिएक्शन कहाँ पर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके लिए ऑक्सीजन इज नेसेसरी, यस और नो। तो बताओ माइटोकॉन्ड्रिया में अगर कोई भी प्रोसेस है वो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होगा, लेकिन साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में प्रोसेस हो सकता है। तो बताओ बेटा, तुम्हारा ग्लाइकोलिसिस नाम का प्रोसेस कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म। और इसीलिए इसे बोलते हैं इट इज अ कॉमन प्रोसेस। कैसा प्रोसेस, क्या ये कॉमन प्रोसेस है? और इट हैपन इन बोथ एरोबिक एज एनारोबिक, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी और यानी एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रकार के ऑर्गेनिज्म के बीच में ये रेस्पायरेशन होता रहता है। एंड ग्लाइकोलिसिस वो स्टेप है। और मैंने कहा था कि ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप जो लोग भी रट्टा मारेंगे उनको कुछ नहीं आने वाला। मैंने कहा था अगर तुम्हारा डायग्राम बढ़िया चलता है तो तुम ठीक सही से पढ़ोगे। तो मैंने एक लिस्ट बनाई थी, बुक मत देखना, नोटबुक मत देखना, मेरे साथ चलिए, कल की बात है, आगे बढ़ाइए। बोलो कौन, ग्लूकोज से, क्या ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, यस और नो? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। तो मैंने कहा ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और इसके लिए मैंने कहा था आप पहले अपने दिमाग में ग्लूकोज बना लीजिए, मैं बोर्ड में बना लेता हूं, तुम अपने दिमाग में बना लो, बेहतर रहेगा, ताकि मैं दिखा पाऊंगा, आप अपने दिमाग में देख पाएंगे। बताइए क्या ये CH2OH है? कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, और ये एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड ग्लूकोज की 6ठी पोजीशन पे क्या आ जाए, फॉस्फेट। बताओ इट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अगला ही क्वेश्चन ये होता है कि आया कहां से, ATP। ATP याद आया, ATP ने एक फॉस्फेट ग्लूकोज को दिया, क्या बना, ADP। इट्स अ फाइनल टाइम, बुक मत देखना, नोटबुक मत देखना, इट्स फाइनल टाइम। किसी को दोबारा लग रहा हो तो भी सही, नहीं लग रहा तो भी सही, पूरी एनर्जी पुट करो। याद रखना ATP यूज हुई कि बनी, यूज हुई। अजीब पागलपन है। रेस्पायरेशन के बारे में सर ने पढ़ाया, इट इज अ प्रोसेस इन द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड पार्टिकल्स टू रिलीज एनर्जी विच इज स्टोर फॉर ATP। तो ATP बननी चाहिए और यहाँ यूज हो, ये तो कुछ उल्टा हो रहा। तो देखते जाओ। बोले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है ATP की प्रेजेंस में। यहाँ पर एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज, क्योंकि शुगर हेक्सोज है और ATP जहां होती वहां काइनेज। आयन है मैग्नीशियम, कौन सा आयन, मैग्नीशियम। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। आज एक बच्चे ने सुबह सुबह मुझसे क्वेश्चन पूछा, बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन था, कि सर मान लीजिए मैंने ग्लूकोज खाई ना हो, मैंने फ्रक्टोज खाई हो, तो मैं अगर फ्रक्टोज खाई हूं तो बताइए फिर मैं ग्लाइकोलिसिस में एंट्री कर पाएगी फ्रक्टोज की? नहीं करेगी, पर वो इस स्टेप से करेगी कि यहां से? तो वो फ्रक्टोज से क्या बनाएगी, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज से, तो आपको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट समझना चाहिए। तो फ्रक्टोज इज कीटोन, फ्रक्टोज इज कीटोन। तो बताओ ये एल्डिहाइड की कीटोन, कीटोन। और ये CH2OH,
सो ग्लूकोज से, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फॉस्फेट नहीं बढ़ा लेकिन आइसोमर बन गया। क्या बन गया? आइसोमर। और कौन सा आइसोमर बना? फ्रक्टोज, ग्लूकोज से फ्रक्टोज। एंजाइम का नाम आइसोमरेज। ये है अच्छे बच्चे। अब जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना तो मैंने बनाया इससे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट या फिर डाइफॉस्फेट, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा नाम भले बहुत बड़ा है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, लेकिन इसका दर्शन बहुत छोटा है। कैसे छोटा है? ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था और ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। एक फॉस्फेट बढ़ा, कहां से आया? एटीपी से आया और क्या बनाया? एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या ये एंजाइम काइनेज होगा? बिल्कुल सर, इस एंजाइम का नाम काइनेज ही होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल काइनेज ही होगा। क्या ये एंजाइम काइनेज होगा? क्या ये फ्रक्टोज काइनेज होगा? सर ये फ्रक्टोकाइनेज होगा। क्या इसमें फॉस्फेट आदान प्रदान है? नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इस रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर याद है? द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप। और ये एंजाइम बोलो कौन? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। क्या बना? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। कल आप सुनना नहीं चाहते थे इसलिए मैंने बोला। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, क्योंकि यहीं पर आप मात खाओगे। क्यों? क्योंकि यहां तक सब जगह पर 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन। और इस स्टेप के बाद होगा क्लीवेज। बोलो क्या होगा? और इतना तो मैं सिखा ही चुका हूं कि जब शुगर टूटेगी तो शुगर ही बनेगा। यस और नो? कितने कार्बन की? 6 कार्बन की। हेक्सोज की और बताओ 3 कार्बन की 2 शुगर बनेगी। नाम बताओ? ट्रायोज। और मैंने बना के दिखाया, देखो यहां पर, यहां से तोड़ो। अगर ये ग्लिसरॉल होता, क्या होता? ग्लिसरॉल। अगर ये होता एसीटोन। अगर CH3OH ना होता तो ये CH3 होता, ये CH3 होता, ये OH ना होता, ये OH ना होता, तो इसका नाम होता एसीटोन। लेकिन अभी तो फिलहाल यहाँ OH है, तो बताओ डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या नाम है? तो एक है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यस और नो? हाँ, किसी को ढाप कहना अच्छा लगता है। ढाप, छुपन छुपाई खेल रहे। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और एक प्रोडक्ट आपका बनेगा, यस, इट इज नोन एज, मैंने कहा इसे हटा दो और इसको देखो, क्या ये ग्लिसरॉल है? और अगर यहां पर O आ जाए तो ग्लिसरल्डिहाइड। फिर बोलो, कार्बन नंबर 1, 2, 3, तीसरी पोजीशन पे फॉस्फेट। नाम बताओ? 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। इट इज 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। मत भूलना कभी भी कि क्या ये स्टेप है। मैं बता रहा हूं, इस जगह पर एंजाइम यूज होता है एल्डोलेस। फिर से बोलो, एल्डोलेस। यहां तक आ पाओगे? इधर देखना नहीं तो मैं मान जाऊं, इधर अगर ना देखो तो मान जाऊं मैं। अपने मन में देखो। पहला ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। क्लीवेज हुआ? 2 मॉलिक्यूल बने। एक डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एक 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। बहुत मुश्किल है। 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड इज अ वेरी सिंपल कंपाउंड। ग्लिसरॉल का एल्डिहाइड, इट इज 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। यस और नो? इट इज CHO, CHOS, CH2OH। और यहां पर फॉस्फेट, नाम बताओ? 3 फॉस्फोग्लिसरल। किससे पीछे छोड़ा? किससे आगे बढ़े? 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से बनाया 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड।
मतलब बड़ा नाम है, दर्शन बहुत छोटा है। ये देखो 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, फॉस्फेट घटा के बढ़ गया। और जब जब फॉस्फेट बढ़ा है क्या यूज हुई है? जब जब फॉस्फेट बढ़ा है क्या यूज हुई है? ATP, बनी की यूज हुई, बनी की यूज हुई। तो यहां पर भी फॉस्फेट बढ़ रहा है, क्या यूज होगा? बोलो बोलो, H3PO4। यहां ATP यूज नहीं है, क्या यूज होगा? H3PO। और इस स्टेप की वजह से मैंने आपको C3 साइकिल दोबारा पढ़ा दी थी, याद है? भले ज्यादा लगे पर पढ़ो फिर से। RUBP याद है? कितने कार्बन? CO2 जुड़ा, क्या बना? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एल्डिक एसिड। बहुत अच्छा लगेगा जब आप इन टॉपिक को सही ढंग से पढ़ोगे। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। फिर से बोलो, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बना। फिर बोलो 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बना। बताओ यहां पर ATP यूज हुआ था? यस और नो? यहां पर NADPH यूज हुआ था, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, और यहां पर 1,3 से 3 बना। फॉस्फेट बना था कि निकला था? किससे? H3PO4 से, पक्का? और अब देखो इसका उल्टा स्टेप, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, वो ये है। तो यहां पर अगर यूज हुआ था, यहां अगर निकला था, तो यहां यूज होगा। और मैंने कसम खिलाकर बोला था कि जब भी ग्लिसरॉल्डिहाइड के बीच में, किसके बीच में? दोनों तरफ ग्लिसरॉल्डिहाइड हो, कसम खा लो, जब भी कभी ग्लिसरॉल्डिहाइड के बीच में फॉस्फेट का आदान प्रदान हो, वो H3PO4 से होगा, कसम खा लो। पर दोनों तरफ ग्लिसरॉल्डिहाइड हो, ऐसा ना हो कि एक तरफ ग्लिसरॉल्डिहाइड हो, एक तरफ ग्लिसरिक एसिड हो, मर जाओगे। यहां पर भी 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, यहां पर 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। और आगे जिनको रटने में दिक्कत आ रही है वो इस ग्लाइकोलिसिस को उल्टा पढ़ ले। ये ग्लाइकोलिसिस है का उल्टा है। बताओ अगर 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3 तो 1,3 से 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहां से चलो 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बताओ एल्डिहाइड से क्या बना? तो अगर ये था रिडक्शन तो ये है ऑक्सीडेशन। यहां हाइड्रोजन जुड़ा था तो यहां हाइड्रोजन निकलेगा और इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा NAD। फिर से बोलो, और क्या बनाएगा? NADH। यहां NADPH यूज हुआ था, यहां NADH बना। और कभी भूल जाए तो याद रखना कि हाइड्रोजन का निकलना इट इज ऑक्सीडेशन। और जिस पॉइंट में भी एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो, किसमें? एल्डिहाइड और एसिड में कन्वर्ट हो, वहां क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस जगह पर क्या बनेगा? NADH यूज होगा कि बनेगा? Now 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बना 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यस और नो? आपको नहीं लग रहा कि 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनने पर फॉस्फेट बढ़ा कि कम हो गया? कम हो गया। और किसने पकड़ा होगा? ADP पकड़ा होगा। और क्या बनाया होगा? ATP is the first step where ATP actually formed। अदरवाइज हर जगह ATP यूज। और मैंने इसीलिए इस रिएक्शन को तुम्हारे सामने उल्टा बना के दिखाया। बताओ ये क्या है? 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 बताओ ये ग्लाइकोलिसिस का उल्टा है। और आगे ग्लूकोज तक जाना है क्योंकि इसी के 2 मोल क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। तो ये पूरा स्टेप क्या कहलाएगा? रिडक्शन। क्या इसी का नाम ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल है?
तो मैंने कल भी पढ़ा दिया था लेकिन सुना कम लोगों ने था, इसलिए आज पुख्ता तरीके से बता रहा हूं कि केल्विन साइकिल में 3 स्टेप। पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। इसका नाम रिडक्शन का कोई दूसरा नाम भी हो सकता है। इट इज अ उल्टा ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल। और रट्टा नहीं मारोगे तो याद रहेगा। यहां तक तो आसान थी याद करना, यहां के बाद मुश्किल था, तो C3 साइकिल ने मदद कर दी। C3 साइकिल का सीधा कि उल्टा? उल्टा। यहां तक पहुंच गए? चलो यहां तक पहुंच गए, मुझे ये जगह खाली चाहिए। आप फिर से बोर्ड में मत देखना, ईमानदार हो तो मत देखना, और कोशिश करना कि स्टेप दिखाई पड़े, उधर मत देखना। ग्लूकोज से फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फिर टूटेगा 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। हमें कैसे चलना है? 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। आगे चलो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, और चलो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और चलो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहां तक आना आसान था और यहां तक आना उल्टा ऑफ C3 साइकिल। नहीं आया? अब जरा इनकी शक्ल देखो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की, देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। COOH, CHOH, और ये रहा CH2OH, और यहां का फॉस्फेट, बोलो क्या है? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आगे सुनना, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज गोइंग टू फॉर्म 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आधे मूर्ख बच्चे कहते हैं कि एक फॉस्फेट का और लॉस हो गया। फॉस्फेट का लॉस, फॉस्फेट तीसरी पोजीशन से दूसरी पोजीशन चला गया। फॉस्फेट का लॉस जो यहां पर ATP बना बैठो तुम। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बना? 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और आसान हो गया, अब तुम केवल कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म करने के लिए ऐसा किए हो। कौन सी आइसोमेरिज्म? कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म सुने हो? उसी तरीके की एक आइसोमेरिज्म है जो इस सेकंड पोजीशन पे फॉस्फेट पहुंचते ही होने लगती है। इसीलिए 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। इट इज नोन एज फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। बताइए फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में फॉस्फेट है कि नहीं है? हाँ है। और नाउ फॉस्फेट निकालो, क्या बनाओ? पायरुविक एसिड। फॉस्फेट रहा कि निकल गया? और ये निकला तो कौन पकड़ा? ADP। क्या बना? ATP। ये 2 स्टेप आपको नहीं आ पा रहे। यहां तक आपको पढ़ा ले गए फ्रक्टोज तक, यहां आपको C3 ने मदद की, और यहां के बाद 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड नहीं आ पा, और रट्टा मारोगे। ये दूसरा स्टेप है जहां ATP एक्चुअली बना। ये पहला स्टेप था जहां ATP बना, ये वो स्टेप था जहां NADH बना। और मैं नाम देखूं तब भी बता सकता हूं कि जहां पर भी फॉस्फेट कम होंगे, क्या होंगे? वहां ATP बनेगा, और जहां भी फॉस्फेट बढ़ेगा वहां ATP यूज होगा, एक्सेप्ट ग्लिसरॉल्डिहाइड। पक्का? और जहां भी ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा? ऑक्सीडेशन। वहां हाइड्रोजन निकलेगा, क्या बनेगा? NADH। और फिर मैंने कहा ये रिएक्शन पूरी नहीं है, क्योंकि तुम पीछे किसे छोड़ा है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को तुम पीछे छोड़ाए हो। और ये बर्बाद होगा कि नहीं होगा? नहीं। तो ये क्या करेगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? 3 फॉस्फोग्लिसरॉल, बिकॉज बोथ आर आइसोमर, बोथ आर, वन इज एल्डिहाइड, वन इज कीटोन। और रिएक्शन यहाँ के बाद डबल, यहाँ के बाद पूरी रिएक्शन डबल हो जाएगी। अगर डबल हो गई तो पायरुविक एसिड कितने मोल? 2। तो ATP, और यहाँ पर ATP, यहाँ NADH, H3PO4। तो सारी रिएक्शन इस पॉइंट के बाद डबल। और इसीलिए मैंने कहा था दिस स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि यहां तक रिएक्शन सिंगल मॉलिक्यूल के साथ, और इसके बाद डबल। और इसीलिए पायरुविक एसिड कितना बनेगा? 2। मन तो मेरा तुरंत मिटा देने का कर रहा, लेकिन एक बार घूर के देख लो। अब बोर्ड नोटबुक में देखने नहीं दो, और मैं तुमसे ये सारे क्वेश्चन पूछे बिना आगे बढ़ने भी नहीं दूं, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस नहीं आई तो तुम सब मिट्टी कर दोगे।
पढ़ाएं, हटाएं, देखते हैं। अब देखते हैं 10 स्टेप हमें क्यों नहीं आ सकते। बोलो। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। रट्टा मारा, रट्टा मारा, कभी नहीं मारा। और आप देखना कमाल आपके विजन का, ये मेरा नहीं है, आपका दिमाग है। क्या तुम पहला स्टेप बता सकते हो जहां एटीपी बना? एटीपी यूज हुआ ग्लूकोज 6 ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देख रहे हो क्या? क्या वो स्टेप बना सकते हो जहां दोबारा एटीपी यूज हुआ? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट हो गया। क्या तुम वो स्टेप बता सकते हो जहां पर 6 से 3 हुए? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या तुम वो स्टेप बता सकते हो जहां H3PO4 यूज हुआ? आयरन 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। और मैं 6 महीने बाद पूछूंगा ऐसे ही कि बताओ वो स्टेप बताओ जहां NADH बना। बोलो रुको सर अभी नहीं आ रहा, लेकिन मैं एक बात पक्का कह सकता हूं, एल्डिहाइड से क्या बन रहा होगा? ऐसे 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मैंने कहा वो स्टेप बताओ जहां एटीपी बना, फॉस्फेट कम हुआ था सर। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक। कितने एटीपी? 2 बने। अच्छा आखिरी बार एटीपी कहां बने? फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड। कितने एटीपी? 2 बने। कितने यूज? कितने? 2। नेट गेन 2। NADH भी हुआ। नाउ जो तुमने बोला है उसका रिटन डॉक्यूमेंट। अब एक स्टेप में बताओ ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से कितने पायरुविक एसिड? 2 मोल पायरुविक एसिड है। एंड नाउ द रिटन डॉक्यूमेंट। आपको बिल्कुल इतना ही शॉर्ट नोट बनाना है। क्या ये वो स्टेप याद है जहां पहला एटीपी यूज हुआ? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। दूसरा स्टेप याद है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ये स्टेप याद है जहां NADH बना? बोलो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कितने मोल? 2। क्या ये स्टेप याद है जहां 2 एटीपी बने? नाम बताओ। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या ये 2 एटीपी याद है? बोलो फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड। टोटल एटीपी कितने बने? ये एरो हैं बनने के। ये कितने यूज? कितने यूज हुए? 2। बने कितने? 4। नेट गेन याद रहेगा? 4 में 2 गया तो 2 एटीपी का नेट गेन। पर जब भी मैं नेट गेन पूछूं ग्लाइकोलिसिस का, क्या पूछूं? तो आप बोलना सर 2 NADH भी बने। और जब मैं एटीपी का पूछूं तो केवल एटीपी का बताना। तो मैं पूछूं बताओ ग्लाइकोलिसिस का नेट गेन क्या होगा? 2 ATP 2 NADH along 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। नहीं बता पाओगे। जब मैं पूछूं ग्लाइकोलिसिस में एटीपी गेन कितने हुए, तब आप NADH मत बताना। तब क्या बताना? 2 ATP। कितने बने? कितने यूज हुए? नेट गेन 2। चल गया। लेकिन मैं पूछूं ग्लाइकोलिसिस का नेट गेन 2 ATP 2 NADH 2 पायरुविक एसिड। और ये सब कहां हुआ? यानी पायरुविक एसिड आपको कहां मिले? साइटोप्लाज्म। अब सर इन पायरुविक एसिड का क्या होगा? हमने कहा ये भी टूटेगा। भाई साहब ये पायरुविक एसिड भी आगे टूटेगा, रुकने वाला नहीं है। और बोलते हैं पायरुविक एसिड का टूटना और ना टूटना पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। रुक जाओ, चुपचाप ध्यान से सुनो।
कि सर ग्लाइकोलिसिस तो हर कोशिका कर रही है, एवरी सेल इज गोइंग टू परफॉर्म ग्लाइकोलिसिस, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनारोबिक। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाना तो सबके हिस्से में आएगा, चाहे वो एरोबिक हो चाहे, पर सर जो पायरुविक एसिड बना है वो आगे क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन है कि नहीं, ऑक्सीजन को यूज किया गया कि नहीं। अगर ऑक्सीजन को यूज किया गया तो आप घुसो माइटोकॉन्ड्रिया में, कहां घुसो, और आपका एक अलग ही प्रोसेस चालू होगा और जिसका नाम है एरोबिक रेस्पायरेशन। फिर से बोलो, यानी यही तुम्हारा पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करके एरोबिक रेस्पायरेशन करने चला गया। फिर किसी ने बोला सर अगर ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हुआ तो हमने कहा तो फिर आपको माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री, और आप जहां हो वहीं पड़े रहोगे। कहां हो, यानी आप साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में ही पड़े रहोगे और आप रेस्पायरेशन करोगे एनारोबिक। फिर से बोलो, आप एनारोबिक रेस्पायरेशन करने लगोगे। और इस एनारोबिक रेस्पायरेशन का एक प्रकार का रेस्पायरेशन है फर्मेंटेशन। फिर से बोलो, इसका मतलब फर्मेंटेशन करने वाले लोग माइटोकॉन्ड्रिया का यूज करते हैं कि नहीं? कितना आसान है, कहां इसमें रट्टा है। आपने ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना लिया, अब ये पायरुविक एसिड से एरोबिक जाना है कि एनारोबिक जाना है, कौन डिसाइड करेगा? ऑक्सीजन। अगर आप ऑक्सीजन यूज कर रहे हो तो कहां जाओ? माइटोकॉन्ड्रिया में जाओ। कहां जाओ? माइटोकॉन्ड्रिया। तो बताइए अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया में गए तो इट इज अगेन अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन जो माइटोकॉन्ड्रिया में चलेंगी, और अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं गए तो कहां पड़े रहेंगे? साइटोप्लाज्म। और आप कहां करेंगे? फर्मेंटेशन। तो पहले फर्मेंटेशन निपटा लिया जाए, क्योंकि ये ब्रिज है। क्या है? ब्रिज। ऐसा नहीं होगा कि सर पहले ग्लाइकोलिसिस होगा फिर फर्मेंटेशन होगा फिर एरोबिक होगा, नहीं, पहले ग्लाइकोलिसिस होगा उसके बाद या तो एरोबिक, दोनों एक साथ। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट तो एरोबिक रेस्पायरेशन, एब्सेंट तो फर्मेंटेशन। तो फिलहाल हमारा नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए फर्मेंटेशन। एनसीईआरटी देखो। So next topic is fermentation. So what is fermentation? Fermentation is anaerobic respiration performed by microbe. अब बताओ, मेरी थाई मसल दौड़ने की वजह से ऑक्सीजन यूज नहीं कर पाई और एनारोबिक रेस्पायरेशन करने लगी, क्या ये फर्मेंटेशन है? क्योंकि आई एम नॉट द माइक्रोब। तो फर्मेंटेशन के लिए दोनों बातें जरूरी हैं, एक ये कैसा है? एनारोबिक, और दूसरा कौन परफॉर्म कर? फर्मेंटेशन। याद रहेगा, इन द फर्मेंटेशन इट इज अ पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ओनली। पूरा ब्रेकडाउन क्या आधा? आधा। पार्शियल ब्रेकडाउन, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ग्लूकोज इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट। आप कहते हो डिफरेंट प्रोडक्ट, हमने कहा यस, बिकॉज द प्रोडक्ट विल डिपेंड अपॉन द माइक्रोब्स। प्रोडक्ट का नेचर माइक्रोब्स पे डिपेंड करेगा। किस पर? माइक्रोब्स। सूर्या जी खड़े हो जाइए। अगर माइक्रोब का नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाइल, प्रोडक्ट का नाम अगर नाम है लैक्टोबैसिलस, एस्परगिलस नाइगर, सिट्रिक एसिड, ईस्ट, अल्कोहल, और ये सब एरोबिक के एनारोबिक, यानी फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट हर बार वही के अलग अलग। इट डिपेंड अपॉन माइक्रोब। बैठ जाओ, ठीक है। तो इट विल डिपेंड अपॉन द माइक्रोब, कौन सा माइक्रोब ये फर्मेंटेशन कर रहा। ओके, तो बताओ ये कंप्लीट ब्रेकडाउन है कि पार्शियल? पार्शियल। एंड ड्यूरिंग दिस पार्शियल ब्रेकडाउन ओनली 7% ऑफ एनर्जी रिलीज
यानी पूरे ग्लूकोज की आप कितनी एनर्जी यूज कर पाए? 7। सो ग्लूकोज की केवल आप 7% एनर्जी ही यूज कर पाते। सो फर्मेंटेशन इज कंप्लीट बैकग्राउंड और इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। वाई इनकम्प्लीट? केवल 7% एनर्जी यूज कर पाओगे। हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं है, फिर भी लिख रहा हूं। फर्मेंटेशन से आपको केवल 2 एटीपी का गेन होता है, वो भी ग्लाइकोलिसिस वाली। कौन सी वाली? क्योंकि जिसको भी फर्मेंटेशन करना है उसे ग्लाइकोलिसिस करनी ही पड़ेगी। यस और नो? तो केवल कितने एटीपी का गेन होता है? 2। और अगर कहीं ग्लूकोज पूरी तरीके से जल जाता, पूरी तरीके से बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन कर पाता, तो आपको 38 एटीपी मिलती। कितनी? या फिर 36 एटीपी मिलती। तो 2/36 गुणे 100 निकाल लो, कितना परसेंट? 7। नहीं समझ में आया? तो ऑलमोस्ट 7% एनर्जी ही मिल रही है। मतलब कंप्लीट ब्रेकडाउन की पार्शियल। एरोबिक रेस्पिरेशन होता तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता और 38 एटीपी मिलती, लेकिन इसमें कितनी एटीपी मिल रही है? 2। कैसे मिल रही हैं और क्या हो रहा है, आओ देखें। हालांकि बुक ने केवल 2 माइक्रोब उठाए हैं, इसलिए मैं 2 ही माइक्रोब पढ़ाऊंगा। एक माइक्रोब उन्होंने लिया है ईस्ट और एक माइक्रोब उन्होंने लिया है लैक्टोबैसिलस। प्रोडक्ट आपको पता है और मुझे इस बात की खुशी है कि तुमको मैं प्रोडक्ट पहले ही पढ़ा चुका हूँ। NCERT 2 आप पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए आप अवेयर हैं। अवेयर हैं? बताओ, इनमें ग्लूकोज से क्या बनेगा? अल्कोहल C2H5OH प्लस CO2। कैसे बनेगा वो मैं पढ़ाता हूँ, अभी रुक जाओ। और इसमें बनेगा लैक्टिक एसिड। फिर से बोलो, इसमें लैक्टिक एसिड बनेगा। यस और नो? यस। CO2 नहीं बनेगी। तो बताओ, लैक्टोबैसिलस क्या बनाएंगे? लैक्टिक एसिड। और ईस्ट क्या बनाएंगे? अल्कोहल। और दोनों के प्रोडक्ट वही के अलग अलग। माइक्रोब बदल दिया, प्रोडक्ट बदल गया। मैंने कहा यही नहीं, एस्टोबैक्टर एसिटाई ले लो, एस्टिक एसिड, एस्परगिलस नाइगर ले लो, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम ले लो, ब्यूटाइल। माइक्रोब बदलो, प्रोडक्ट बदल गया। और हमारे पास फर्मेंटेशन सारे प्रोडक्ट का दिखाएगा कि 2 का? एक किसका? ईस्ट का, दूसरा का। तो बोले आइए फर्मेंटेशन की इन बातों के साथ वो बातें भी पढ़ लें। पढ़े? चलो बोलो, फर्मेंटेशन इज एरोबिक या एनारोबिक? एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होगा एरोबिक या एनारोबिक? एनारोबिक। कंप्लीट की पार्शियल? पार्शियल ब्रेकडाउन में जो एनर्जी निकलेगी वो टोटल ग्लूकोज की लगभग 7% है। और बताइए इसमें प्रोडक्ट हर बार एक ही के अलग अलग, एंड इट डिपेंड अपॉन, अगर ईस्ट है तो अल्कोहल, अल्कोहल है। अगर ईस्ट है तो अल्कोहल, अगर लैक्टोबैसिलस हाँ। आइए सबसे पहले आपको एक कॉमन साइकिल पढ़ाई जाए, तो मैं ये सेल मान लेता हूं, जैसा एनसीईआरटी में दिया है पहले वो करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। और इन्होंने बोला है कि कोई भी बंदा जो फर्मेंटेशन करेगा वो ग्लाइकोलिसिस जरूर करेगा, और हमारे बच्चे तैयार हैं ग्लाइकोलिसिस समझने के लिए। ग्लूकोज याद है? yes, और मुझे बच्चे याद करो, क्या ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना था? yes, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप याद होंगे, याद है? yes, अच्छा बताओ, क्या आपको ये स्टेप याद है जहाँ एटीपी यूज हुआ था? yes, दूसरा यूज हुआ था? yes, पक्का? अच्छा बताओ, क्या आपको 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड याद है? चलो ये एक मैंने प्रोडक्ट ऐसे ही बना लिया कि बीच में कहीं बनता है, तो मान लो कि बनता है, वैसे तो बनता है, यहाँ तक पहुंच पाओगे? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6, फ्रक्टोज 6, फ्रक्टोज 1,6, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड पहुंच गए? चलो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, पक्का? बताओ क्या बनेगा? NAD से NADH। तो जरूर मुझे कोई जरूरत होगी जो मैंने स्टेप लिखा, बाकी स्टेप नहीं लिखे, ये क्यों लिखा? जरूर कोई बात होगी जो सर ने लिखा। हमेशा सोचा करो कि इतने सारे स्टेप तो नहीं लिखे, यही क्यों लिखा? जरूरत है, क्योंकि इन स्टेप पे एटीपी
इस पे एटीपी। अब इसके बाद वाले स्टेप तुम्हें याद होंगे, मैं लिखूंगा नहीं। जहां पर एटीपी बनता है, बताओ यहां पर एटीपी कितना, 2, और आखिरी में एटीपी कितना, 2। टोटल कितने एटीपी, 4। पक्का? तो बताओ टोटल तुम्हारे पास कितने एटीपी आ गए, 4। पक्का? और आपको मालूम है ये मॉलिक्यूल कितना है, 2, ये वाला 2, तो पायरुविक एसिड 2। ये रिएक्शन हर बंदा करेगा, और इस रिएक्शन को बार बार पढ़ाने का मतलब है आप पहली बार में नहीं समझे तो बेकार है। इस प्रोसेस का नाम क्या था, ग्लाइकोलाइसिस। अब ये रिएक्शन डिपेंड करती है कि ये सेल किसकी है। ये सेल, अगर ये सेल ईस्ट की है, किसकी है, ईस्ट, तो बेटा ईस्ट का फर्मेंटेशन होगा इन अ एंजाइम नोन एज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अगर ये सेल ईस्ट की है तो ईस्ट अपना फर्मेंटेशन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। और पायरुविक एसिड के 3 कार्बन से, कितने कार्बन, 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनाएगा C2H5OH, इट इज एथेनॉल, और 1 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी पर मोल। कितने मोल, और इस पर मोल कन्वर्जन में 1 NaDH यूज होगा। क्या यूज होगा, 1 Na, यानी 1 NaDH यूज होगा। बनेगा कि यूज होगा, और क्या बनाएगा, NAD। तो अगर 2 मोल पायरुविक एसिड से 2 मोल इथेनॉल और 2 मोल CO2 बनाना चाहते हो तो ये रिएक्शन 1 बार कि 2 बार, हाँ? फिर से सुन लो ना, समझ में आया। 1 पायरुविक एसिड से 1 इथेनॉल, तो 2 पायरुविक एसिड से 2 इथेनॉल, तो 2 NaDH से 2 NAD। मेरा अगला ही क्वेश्चन है, NaDH आए कहां से, कितने बने थे, दोनों यूज हो गए। और नहीं तो सर हो सकता है कि ये कोशिका, ओके, दिस इज लैक्टोबैसिलस। ये क्या बेटा, लैक्टोबैसिलस। और अगर लैक्टोबैसिलस है, यानी कि ये कोशिका ईस्ट की है कि लैक्टोबैसिलस, बताइए। ये फंगस था और ये बैक्टीरिया। तो अगर ये लैक्टोबैसिलस की कोशिका है तो यहां एंजाइम काम करेगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। और इस लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज से बनेगा लैक्टिक एसिड। और भाइयों बहनों, लैक्टिक एसिड में होते हैं 3 कार्बन। कितने कार्बन, तो 3 कार्बन के पायरुविक एसिड से 3 कार्बन का लैक्टिक एसिड CO2 निकलेगा कि नहीं, नहीं निकलेगा, निकलेगा। इसका मतलब है 1 मोल पायरुविक एसिड से 1 लैक्टिक एसिड, तो 2 मोल पायरुविक एसिड से 2 और यहां पर भी पर मोल लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में NaDH यूज होगा। तो 2 मोल NaDH से क्या बनेंगे, 2 मोल NAD, और ये दोनों NaDH यहां से आए। अब बच्चे मुझसे एक हैरानी भरा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर 2 NaDH बने थे और 2 इधर चले गए, 2 इधर चले गए। तब मैं जानता हूं मैं चूक गया। मैं क्यों चूक गया, क्योंकि तुम समझ रहे हो ये दोनों रिएक्शन एक साथ चलेंगे। तो या तो ये बंदा है ईस्ट, तो ये रास्ता अपना रहा, और या तो ये बंदा है लैक्टोबैसिलस, तो ये बना रहा। ऐसा नहीं है कि ईस्ट में एक रिएक्शन ये और एक रिएक्शन ये, या लैक्टोबैसिलस में एक रिएक्शन ये, एक रिएक्शन ये, ऐसा नहीं है। तो ये रिएक्शन दोनों एक साथ होंगी। ये किस में होगी, ईस्ट में, और ये कुछ पल्ले पड़ रहा है। ऐसा नहीं मतलब है कि सर ये जो 2 NaDH बने, या तो ये दोनों के दोनों इधर जाएंगे और ये 2 के 2 या ना इधर जाएंगे, और दोनों लोग एक ही की अलग अलग। ये कौन है, ईस्ट, और ये कौन है, और इस फर्मेंटेशन से प्रोडक्ट क्या बना, इथेनॉल। साथ में क्या निकली, CO2। हाँ, और यही CO2 आपकी बेकिंग में काम आती है। किसकी, बेकिंग। तो कई बार इसे बेकिंग ईस्ट भी बोलते हैं। और अल्कोहल की वजह से ब्रूइंग ईस्ट, सैक्रोमाइसिन सेरेस। यस और नो। अब सुनो, बोलते हैं सर
नेट गेन निकालिए फर्मेंटेशन का। मैंने नेट गेन एटीपी का बोला कि नेट गेन बोला? बोला नेट गेन निकालिए, पूरा का पूरा नेट गेन फर्मेंटेशन से निकालिए। तो हमने कहा हम ग्लाइकोलिसिस का पहले नेट गेन निकाल ले। निकालो। 2 एटीपी यूज हुए, यस और नो? 2 एटीपी, सॉरी 4 एटीपी बने, फॉर्म हुए। अच्छा बताओ कितने नेट गेन हुए? एक नेट गेन ऑफ एटीपी हुआ था 2, यस और नो? अब बताओ क्या 2 NADH भी बने थे? और जो 2 NADH बने थे वो बचे कि यूज हो गए? यूज। तो NADH का गेन हुआ कि नहीं हुआ? तो फर्मेंटेशन में केवल ग्लाइकोलिसिस से नेट गेन कम हो गया कि ज्यादा? कम, क्योंकि उसके NADH भी यूज हो गए। और इसीलिए बोलते हैं कि फर्मेंटेशन में नेट गेन और नेट गेन ऑफ एटीपी बात एक ही है, क्योंकि 2 NADH बने और दोनों यूज हो गए। यहां पर कितने एटीपी बने? 4। कितने यूज हुए? 2। नेट गेन 2। इसलिए पूरे फर्मेंटेशन में केवल ग्लाइकोलिसिस के 2 एटीपी का गेन है। और ये 2 एटीपी का गेन कितना परसेंट है? 7% ऑफ टोटल। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज अगर पूरा टूटता तो कितने एटीपी आते? 38 या फिर 36। अभी भी नहीं आ रहा है? आया कि नहीं आया? आया? याद रखना, एनसीईआरटी एक बात और लिखती है कि फर्मेंटेशन एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। ये जहां भी होगा डिस्ट्रक्शन करेगा। फॉर्मेशन की डिस्ट्रक्शन। क्योंकि खुद सोचो कि भैया एसिड बना रहे हैं, ये मजाक बात नहीं है। Here we are going to form एसिड। क्या बन रहा है? और एसिड जहां बनेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचेगा कि मर जाएगा? मर जाएगा। और दूसरा बोल रहा है ये अल्कोहल बना रहे हैं, और बोलते हैं अल्कोहल कौन बना रहा है? ईस्ट। ईस्ट बड़ा खुश है कि मैं फर्मेंटेशन करता हूं। ये कुछ कुछ आपकी गंदी हरकतों जैसा है। जितनी गंदी हरकतें करते हो आपको और मजा आता है, और जब और मजा आता है तो आप और गंदी हरकतें करते हो, फिर और मजा आता है, फिर और गंदी हरकतें करते हो। अब जरा ईस्ट से पूछो, ईस्ट अल्कोहल बना रहा, उसे और मजा आ रहा, और मजा आ रहा तो और अल्कोहल बना रहा, और जब और मजा अल्कोहल बना रहा तो उसे और मजा आया तो फिर और अल्कोहल बना। मतलब अल्कोहल बनना रुकने वाला पर ईस्ट को यह नहीं मालूम कि जिस दिन अल्कोहल चारों तरफ 13% से ज्यादा या लगभग 13% हो गया, ये 13% अल्कोहल ईस्ट को बचाएगा कि मार देगा? तो बुरे कर्मों का बुरा नतीजा। गंदे काम करके बड़ी मजा आ रही है, तुम और गंदे काम कर रहे हो, लेकिन एक दिन आपके गंदे काम 13% पहुंच जाएंगे। कितने? फिर वो आपको बर्बाद नहीं बहुत बर्बाद कर देंगे, और फिर आप किसी लायक नहीं। समझे सौरभ? तो गंदे काम शुरुआत में बड़ा मजा आता है, काली पल्सर में बैठ करके चेन छीनने में। आजकल जो है ना, सुबह सुबह लोग वॉक पे जाते हैं, आंटी वॉक पे जा रही थी, एक चेन छीन के भाग गया सोने की। फिर एक दिन वो पाए जाते हैं हवालात में, और वहां पर उनका क्राइम कितना % बढ़ चुका है। तो बताओ, अगर अल्कोहल 13% से ज्यादा या 13% के बाद के पास तक पहुंचा, ईस्ट बचेगा कि मर जाएगा? तो वो जो फर्मेंटेशन चल रहा कि बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसीलिए दुनिया की जितनी भी नेचुरल फर्मेंटेड ड्रिंक होती है, नेचुरल फर्मेंटेड ड्रिंक्स, उनका मैक्सिमम अल्कोहल % 13 होता है। दे हैव द मैक्सिमम अल्कोहल % 13 से कम, लेस देन 13। ये 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 13 से ज्यादा कभी नहीं हो। तो बोलते सर हमने तो जो वाइन और वाइन है नेचुरल जो फर्मेंटेड ड्रिंक है, ये है बियर एंड वाइन। बड़ा मालूम बिटिया, अरे ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, पर तुम भी रोने लगो, हाय राम मेरी बेइज्जती कर दी, इसलिए डरता हूं भैया।
लड़कों को केवल मारता हूँ नहीं, चॉकलेट वॉकलेट नहीं। तो किसी ने बोला, जैसे कि हितेन बोला, सर जो हम विस्की पीते उसमें तो 43% होता है प्रूफिंग। तो हमने कहा 13% नेचुरली और 43% कैसे हो सकता है? तो हितेन ने कहा कि सर इसके लिए हमें डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिस्टिलेशन। तो आपके पास अल्कोहल दो प्रकार का है, एक फर्मेंटेड और एक डिस्टिल्ड। तो विस्की, अच्छा ये भी लिखा हुआ है, विस्की, रम और ब्रांडी। पक्का? अच्छा हमें मालूम नहीं, तुम लोग जानो। विस्की, रम, ब्रांडी ये डिस्टिल्ड है। और ये बोला, कह रहा कितना गंदा टीचर है। बेटा ये सब पढ़ना है, एनसीईआरटी में लिखा है। और तुम जानते हो मैं एनसीईआरटी के बाहर कुछ, हाँ ये एनसीईआरटी के बाहर की चीजें, विस्की, रम, ब्रांडी डिस्टिल्ड हैं। तो आपको अल्कोहल ज़्यादा चाहिए तो आप फर्मेंटेशन की डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। इसीलिए कुछ लोग बियर पीना चालू करते हैं, कहते हैं मैं तो कम अल्कोहल वाली चीज़ पी रहा हूँ। अरे तो बेवकूफ़, तुम गलत हो, क्योंकि तुम पूरी की पूरी केन ढुलक जाओगे 13% में, और वो पूरी बोतल पिएगा तब 43 जाएगा। अरे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, कभी देखना, इट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम। आप अब की बार इसकी जरूर देखेंगे क्या लिखा है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, प्रूफिंग बोलते हैं इसे, प्रूफिंग। अरे पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया केमिस्ट्री सर ने? उनसे पूछना कि ये जो अल्कोहल की होती प्रूफिंग क्या होती है, ये भी आपका सब्जेक्ट है। तो प्रूफ किया जाता है, इसे प्रूफिंग कहते हैं, परसेंटेज ऑफ द अल्कोहल। और उस हमारे टीचर ने हमें कभी केमिस्ट्री में पढ़ाया था, इट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो जब वो पूरा 750 ml बोतल डकार जाएगा तब 43% पिएगा, और तुम एक कैन पी गए तो कितना ले गए? 13 में भी ये 43 ना हो, आई एम सॉरी, कुछ और भी हो सकता है, मुझे याद नहीं है, तो आई एम सॉरी क्योंकि ऑनलाइन जा रहा है। जितना भी होगा वो पूरी बॉटल 750 ml में होगा। तो जो बंदा ये पी रहा वो 1 या 2 या 3 बार ढक्कन पी रहा, और उन ढक्कन के पीने पर उसे पूरा 43% या 42 या 22% नहीं मिला, और तुम पूरी केन पी गए। इसीलिए बियर पीने वालों को कई बार नशा ज्यादा हो जाता है, हाँ। सक्सेना साहब बोल रहे यस, सक्सेना साहब बियर पीना अच्छी बात नहीं, मत पियो, दारू पियो। अच्छा बताओ, देसी शराब जो महुआ गांव में बनाते हो वो डिस्टिल्ड है कि फर्मेंटेटेड? तो इसीलिए बेटा कभी कभी फर्मेंटेशन के दौरान प्रोडक्ट बदलता है, क्योंकि माइक्रोब, अरे सुनो, माइक्रोब बदला तो प्रोडक्ट बदल जाएगा। और कभी कभी बजाय एथाइल अल्कोहल के मिथाइल। और क्या ये स्पिरिट है? तो एक गांव में एक बारात आई, और बारात ने खाना खा लिया। उसके बाद किसी ने बोला दादा महुआ पियोगे? कहा तो दादा ने कहा कहाँ व्यवस्था? बोले हमने बगीचे में महुआ की शराब बनाई है। तो महुआ, यू नो दैट महुआ? तो दादाजी एकदम खाना पी के पहुंच गए, उनके पीछे पूरी बारात पहुंच गई। बोले आज तो भैया पूरी ड्रम महुआ बन रहा है। तो उस दिन पता नहीं प्रोडक्ट बदल गया, एथाइल अल्कोहल की जगह मेथाइल। बोले आज बेटा कुछ नशा ज्यादा है। बोले हाँ बढ़िया है। सब लोग सोए, सुबह उठे, दूसरे दिन दैनिक जागरण में एक कोने में आया, जहरीली शराब पीने से 25 बाराती मौके पर ढेर, क्योंकि ये स्पिरिट जहर है, पॉइजन है। तो दारू हर हाल में खराब है, शराब हर हाल में खराब है। आप इसे जितना दूर रहें उतना अच्छा है। पक्का? हाँ। बोले सर हाँ हम दूर से पी लेंगे। एक बच्चे ने मुझे बहुत पहले मैसेज किया था, सर शराब एक खराब चीज है, आइए इसे पी पी कर मिटा दे। नो, तो फर्मेंटेशन में नेट गेन ऑफ एटीपी इज 2 एंड दैट इज ऑफ ग्लाइकोलिसिस। और नेचुरल फर्मेंटेशन के दौरान नेचुरल अल्कोहल का परसेंट 13% से ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? डिस्टिलेशन। नाउ इट इज एरोबिक रेस्पिरेशन।
एकदम शांत। और अगर आपको एरोबिक रेस्पिरेशन करना है तो यू हैव टू कंसीडर वन मोर सेल ऑर्गेनेल नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। दैट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। एकदम शांति से सुनो। और अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये वाला पोर्शन मैं साइटोप्लाज्म मान लेता हूं। और मैं मानता हूं कि ग्लाइकोलिसिस हो चुकी है। बार बार वही बातें क्यों लिखनी कि ग्लूकोज से सर 2 मोल पायरुविक एसिड बन चुका है और अब ये 2 मोल पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री कर रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री कर रहा है। और अगर ये एंट्री कर रहा तो कौन सा रेस्पिरेशन चालू है? एरोबिक। 5-10 मिनट की और बात है, अच्छे से सुनोगे तो अच्छा रहेगा, घर तक अच्छी चीज लेके जाओगे। तो जब भी पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में घुसता है, अभी भी इसका ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। पायरुविक एसिड से इथेनॉल बनने में भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा था क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या ब्रेक डाउन हो रहा था। यहां पर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? ऑक्सीजन। किसे बोलो? तो यहां पर जो ऑक्सीजन से के प्रेजेंस में पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कुछ किताबें इसे लिंक रिएक्शन बोलती हैं। क्या बोलती हैं? और वो बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की एंट्री के बाद पायरुविक एसिड एक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, दैट इज नोन एज लिंक रिएक्शन। और हम टीचर इसे खूब तेजी से पढ़ाते हैं लिंक रिएक्शन के नाम से। और जब भी तुम एमबीबीएस करोगे या बड़ी हायर बुक बोलोगे, ये लिंक रिएक्शन नाम आपको देहाती लगेगा। हम टीचर ने इंट्रोड्यूस किया या फिर किसी देसी राइटर ने इंट्रोड्यूस किया। लिंक रिएक्शन की बजाय इस रिएक्शन का नाम होना चाहिए एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। यानी अब जो पायरुविक एसिड है उसका ऑक्सीडेशन होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसा ऑक्सीडेशन क्या कहलाएगा? एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक। और इसीलिए मैं कहता हूं पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर बना लेना जरूरी है। इट इज CH3 C डबल बॉन्ड O COOH। कितने कार्बन? 3। और बोलते हैं जब भी पायरुविक एसिड का एरोबिक ऑक्सीडेशन होगा इट विल स्टार्ट। ये क्वेश्चन CPMT में पूछा गया, किसी दिन भी नीट में आ सकता है। इट विल स्टार्ट फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। but completed in matrix of mitochondria. तो पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से शुरू हो जाता है, लेकिन कंप्लीट कहां होता है? इसका मतलब इस ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में बनेंगे कि मैट्रिक्स में? हाँ। और बोलते हैं पायरुविक एसिड एक पर्टिकुलर एंजाइम की प्रेजेंस में टूटता है। तो सारे लोग पहले एंजाइम के नाम पर ध्यान देंगे और जो लोग नाम पे ध्यान देंगे उन्हें प्रोडक्ट पढ़ने में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। इस एंजाइम का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। लेकिन जैसा तुमने दोगले एंजाइम के बारे में सुना था रुबिस्को, इस एंजाइम के भी 2 काम है। कितने काम है? 2। तो मैं इस एंजाइम का नाम अपने जुगाड़ से याद रखता हूं, तुम लोग भी इसी तरह याद रखोगे। इस एंजाइम का नाम मैं याद रखता हूं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस डीकार्बोक्सिलेज। आप कहोगे कि सर आपने एंजाइम पहले क्यों पढ़ाया? क्योंकि इससे एक फीलिंग बनती है। एक बार एंजाइम का नाम फिर से पढ़ो, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस डीकार्बोक्सिलेज। यानी ये एंजाइम पायरुविक एसिड से, किससे?
डिहाइड्रोजनेशन करता है, हाइड्रोजन निकालता है, रिमूव करता है। डी कार्बोक्सिलेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालता है। किससे? यानी ये एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस पायरुविक एसिड से क्या क्या निकालता है? हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक प्रोडक्ट हर हाल में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सर नहीं समझ में आ रहा, फिर से बताओ, नाम बताओ। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस डी कार्बोक्सिलेज। तो डी कार्बोक्सिलेज का मतलब क्या निकली? किससे निकली? तो पायरुविक एसिड से CO2 तो जरूर निकलेगी, तो एक प्रोडक्ट तो CO2 बनना तय है, ये बात ध्यान लो। और अगर 3 कार्बन के एसिड से CO2 निकल गई बाबा, तो 2 कार्बन का एसिड बनेगा। नाम बताओ। एसिटिक एसिड। फिर से बोलो। और उस एसिटिक एसिड में कोएंजाइम ए जुड़ना है। क्या जुड़ना है? तो 2 कार्बन का एक एसिड बनेगा। नाम बताओ। एसिटाइल कोएंजाइम ए। फिर से बोलो। और याद करो, अगर इसने हाइड्रोजन निकाला, क्या निकाला? हाइड्रोजन। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में हाइड्रोजन जब भी निकलते हैं, इन्हें NAD या फिर NADP पकड़ता है। माइटोकॉन्ड्रिया में NAD, यानी यहां पर NAD होना ही चाहिए, क्योंकि वो हाइड्रोजन निकलेंगे तो पकड़ेगा कौन? NAD। तो एक प्रोडक्ट क्या बनेगा? NADH। नहीं आया ना? आया? अगर मैं बोलूं कि पायरुविक एसिड कोएंजाइम ए और NAD के साथ रिएक्शन करके एंजाइम का नाम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, क्या प्रोडक्ट बनाता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए, NADH एंड CO2। और इस रिएक्शन का नाम लोगों ने क्या रखा है? लिंक रिएक्शन। और ये कहाँ चालू होती है? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। कहाँ कंप्लीट होती है? पक्का? तो ये कुछ अधूरा लगा, इसलिए ऐसे। और अब मैं कहूंगा कि इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को माइटोकॉन्ड्रिया समझो, और फिर से मैं वही रिएक्शन लिखूंगा पागलों की तरह, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम तभी समझते हो जब कई बार चीजें रिपीट होती। बताओ ये क्या है? यहां क्या होगा? कौन घुसा होगा? पायरुविक एसिड। कहां से शुरू हुआ होगा? कौन जुड़ा होगा? NAD। और कौन? कोएंजाइम ए। पक्का? अच्छा बताओ, एंजाइम का नाम याद होगा? बोलो। इसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। आप यही बोलना, बाकी लोग पूछें तो, अगर एग्जाम में भी आए तो बस यही नाम बोलना, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। पर अपने याद करने के लिए पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस डी कार्बोक्सिलेज। अगर कभी कोई एक ऑप्शन लगाना पड़े तो क्या लगाओगे? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। कॉम्प्लेक्स एंजाइम जिसके एक काम की 2 काम, एक डिहाइड्रोजिनेशन और एक डी कार्बोक्सिलेज। इसलिए एक प्रोडक्ट हर हाल में कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा। सर CO2 बन गई, और यहां पर NAD में हाइड्रोजन जुड़ा होगा, तो एक प्रोडक्ट NADH। क्या बना? NADH। और सर अगर पायरुविक एसिड के 3 कार्बन से एक CO2 निकली तो कितने कार्बन? 2। और उनके साथ क्या जुड़ा? कोएंजाइम। तो बनाएगा एसिटिक एसिड का कोएंजाइम है, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम। तो बताओ कितने प्रोडक्ट? 3। बोलो कौन कौन? एसिटाइल कोएंजाइम में NADH CO2। पक्का? और इस काम करने के लिए इस एंजाइम को फैक्टर चाहिए, मैग्नीशियम आयन। बोलो कौन? इसके अलावा TPPLAA, नाम सुनना, इट इज नोन एज थियामीन पायरोफॉस्फेट। थियामीन पायरोफॉस्फेट एंड लिपोइक एसिड अमाइड। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस एंजाइम को कितने कोफैक्टर चाहिए? सुन लो, 1 2 3 4 5। NAD कोएंजाइम है। अरे पढ़ाए थे कोएंजाइम है। मैग्नीशियम मेटल कोफैक्टर है,
थियामिन पायरोफॉस्फेट फिर से विटामिन है, विटामिन आर कोएंजाइम, और इसके बाद लिपोइक एसिड अमाइड यानी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के फंक्शन के लिए कितने कोफैक्टर? 5। नाम बताओ। NAD, कोएंजाइम ए, मैग्नीशियम आयन, TPP, LAA। तब जाकर के ये प्रोडक्ट बना और इसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम। तो जिनकी बुद्धि अभी भी नहीं खुली है वो एक बार और देखें। मान लीजिए पूरा बोर्ड एक कोशिका है, पूरा, और इसके अंदर ये वाला पोर्शन, हाँ, तो कोशिका के अंदर ये साइटोप्लाज्म, बताओ मैं क्या लिख रहा हूं? ग्लूकोज से क्या बना? हाँ, पायरिक एसिड। देखना सुनना, ग्लूकोज से क्या बना? पायरुविक एसिड से क्या बना? एसिटाइल कोएंजाइम। और भाइयों यही एसिटाइल कोएंजाइम में एक रिएक्शन में जाएगा जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। फिर से बोलो। और ये भी होगी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। और चूंकि ये रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक करती है, किसको किसको? ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक करती है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज लिंक्ड। पर मैंने इसका रियल नाम बताया था, याद है? इट इज एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। तो कितना आसान है। ग्लूकोज का प्रोडक्ट कहाँ गया? माइटोकॉन्ड्रिया। उसका प्रोडक्ट कहाँ गया? क्रेब्स साइकिल। और उसका प्रोडक्ट ETS, किसमें? ETS। तो बताओ ये रिएक्शंस एक दूसरे से लिंक है? पहली रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल। तो हमारी बात इसके बाद कौन सी साइकिल में? क्रेब्स। सो नेक्स्ट टॉपिक शुड बी क्रेब्स साइकिल। कल मिलो, खत्म कर देंगे।